हाय बच्चों, साठ ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं अलका तिवारी मैथ के नए क्लास के साथ उपस्थित हूँ और इस क्लास में बच्चे हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस के बारे में जो मैं पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं उसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे हम लोग शो करते हैं, कैसे दिखाते हैं उसको नंबर लाइन पे। इस पे बच्चे हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे दिखाया जाता है। तो पहले तो बच्चे नंबर लाइन बना लीजिए। पहले आप नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन बनाना आप जानते होंगे, है ना बच्चे। ये वहाँ पे 0 है, इसके आगे बढ़िए बच्चे। यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ बच्चे 5। इस नंबर लाइन पे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दे रखा है बच्चे, जैसे 3/5 कोई फ्रैक्शन है। तो इसको कैसे हम इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे। तो देखिए बच्चे 2/3 पहले देखिए कि कैसा फ्रैक्शन है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चे, क्योंकि क्या है इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चे मैं आपको बता रखा हूँ कि वो ऑलवेज 1 से छोटा होता है। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो पहले तो हमको जानना ना होगा बच्चे कि वो किसके बीच में होगा। तो ऑलवेज जो 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो 0 और 1 के बीच में ही होगा बच्चे। कहीं भी 1 से वो आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चे कि आप जान रहे हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो जितना नीचे में डिनोमिनेटर दिया रहेगा ना 0 और 1 को उतना पार्ट में बांट दीजिए बच्चे। और पार्ट में बांटने के लिए 5 पार्ट में बांटना है हमको, ये 0 और 1 को। तो 4 लाइन हम खींचेंगे, वो 5 पार्ट में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 1 2 3 4। अब देखिए बच्चे 4 लाइन में हम इसको खींच दिए। देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट। जितना पार्ट में आपको बांटना होगा बच्चे उससे एक कम लाइन क्या करेंगे, वो दोनों नंबर के बीच में हम लोग खींच देंगे इक्वल एक अंदाज लेकर के। तो हमको पता चल जाएगा वो 5 पार्ट में बट गया। अगर 6 पार्ट में बांटना है तो 5 लाइन खींच दीजिए, अगर 9 पार्ट में बांटना है तो 8 लाइन खींच दीजिए। इसको बच्चे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको 5 पार्ट में बांट लिए हैं। तो टोटल पार्ट तो बच्चे 5 है 0 से 1 के बीच में। और 3/5 को हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो अब इधर से क्या करिए, 0 तरफ से आप ऊपर कितना बच्चे न्यूमरेटर में 3 है तो 3 पार्ट को ले लीजिए। 1 2 और 3, ये जो बच्चा पार्ट हुआ यही जो आपका हो गया, ये क्या हो गया 3/5 हो गया। तो हम लोग नंबर लाइन पे इस तरह से दिखाएंगे। तो हम लोग बच्चे प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने को सीख चुके हैं। अब हम लोगों को देखना है क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे बच्चे अब ये 7/2 कोई फ्रैक्शन दे रखा है। अब यहाँ आप देखिए बच्चे ये 7/2 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऐसे 7/2 हम देख रहे हैं बच्चे, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये किस किस नंबर के बीच में है। तो इसीलिए जब भी कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहे तो वहां पर क्या करें बच्चे, आप पहले उसको मिक्स्ड में लिखे। मिक्स में जैसे ही लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रैक्शन किस किस नंबर के बीच में है। और उसके बाद फिर हम प्रॉपर फ्रैक्शन को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए बच्चे इसको पहले मिक्स में लिखा जाए तो क्या होगा, डिवाइड करिए 2 से 7 को। तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचा हुआ तो रिमाइंडर ऊपर चला जाता है बच्चे न्यूमरेटर में, और डिवाइडर आपका क्या है 2 है। तो ये आपका मिक्स में चला है बच्चे। अब इसको आप नंबर लाइन पे आसानी पूर्वक से दिखा सकते हैं। तो देख लीजिए बच्चे ये 3 है, ये जो भी फ्रैक्शन है ये क्या है 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है बच्चे। 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो ये जो 7/2 फ्रैक्शन है वो किसके किसके बीच में जाएगा बच्चे, तो 3 और 4 के बीच में जाएगा। तो चलिए देख लीजिए कितना पार्ट में बांटना बच्चे। तो यहाँ आपको 2 पार्ट में बांटना है। तो 3 पे पहुंच गए हम लोग, इसको 2 पार्ट में बांटिए। तो 2 पार्ट में बांटने के लिए आपको 1 लाइन बीच में खींचना है। अब क्या करें बच्चे कि इसी पे अब देख लीजिए हम लोग 3 तक कवर कर लिए यहाँ तक। अब ये 1/2 दिखाना था तो 1/2 क्या यहाँ से एक पार्ट हो गया, ये 1/2। अब यही आपको क्या हो गया 7/2।
7/2। ये जो आपका हुआ बच्चा, यही आपका क्या हुआ 7/2 हुआ। तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए बच्चे एकदम इस चीज को ध्यान रखेंगे। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि जहां इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वहां वो नंबर लाइन पे दिखाई नहीं पाते हैं। तो बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए पहले उसको मिक्स में लिखिए। जैसे ही मिक्स में लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है, फ्रैक्शन जो है, ये किस किस नंबर के बीच में लाई कर रहा है। और जैसे ही हमें पता चलेगा कि किस किस नंबर के बीच में ये लाई कर रहा है, जैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन को दिखाते हैं उस तरह से इसको दिखा देंगे और आसानी पूर्वक हम उसको बच्चे सीख लिए हैं हम लोग नंबर लाइन पे दिखाना। और जितना बात मैं आपको बताया हूँ बच्चे, अगर इतना बात अगर ध्यान में रखेंगे तो नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को दिखाने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो बच्चे यहाँ क्या करिए आप कि इसको नंबर लाइन पे दिखाना आप सीख लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे कि अगला क्या सीखेंगे, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, इसको हमको देखना होगा। तो चलिए देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसको इरेज कर देते हैं बच्चे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं बच्चे, कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए बच्चे आप, 2/7 मान लीजिए बच्चे ये फ्रैक्शन ले लिए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए पहले ये जानिए बच्चे कि हम फ्रैक्शन में क्या करते हैं, तो उस फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है बच्चे। तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या बच्चे सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो इस फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। तो चलिए करके देखते हैं इसको। तो क्या करेंगे बच्चे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस फ्रैक्शन में, इसको वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चे। तो चलिए हम लोग इस पर क्या करते हैं, 2 से कर देते हैं ऊपर और 2 से कर देते हैं नीचे। तो देखिए बच्चा वो फ्रैक्शन कितना हो गया, यहाँ आपका 2/7 लेके चले थे, इसमें क्या किए ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमको क्या मिला बच्चा यहाँ पे 4/14। और देख लीजिए बच्चे ये जो 7/2 और 4/14 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। केवल क्या है बच्चे, देखने में लग रहा है कि दोनों का फॉर्म चेंज हो गया परंतु दोनों का वैल्यू सेम है बच्चे। फिर क्या करेंगे, इस 2 को हम काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरा फिर 2/7 चला आएगा। तो ये जो 4/14 जो हमको मिला, ये क्या है बच्चे 2/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बच्चे यहां आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देख लिए हैं। और कोई ले लिया जाए बच्चा 11/13 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले लिया जाए। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए बोला जाए बच्चे, तब क्या करेंगे, इसको भी कर दीजिए। 11 में 3 से ऊपर करिए, फिर 13 में 3 से करिए। 11 3 जा 33 और 13 3 जा 39। तो देखिए बच्चे 11/3 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग 13/39 लिख दिए हैं, क्योंकि सेम नंबर से क्या किया बच्चे, ऊपर नीचे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं। और हमें जानते हैं बच्चे कि सेम नंबर से किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पे उस फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करने पे भी बच्चे उस फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। और देख लीजिए बच्चे इसका 33/39, इसमें क्या करिए बच्चे, सेम नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करिए, आप डिवाइड कर दीजिए। तो कितना से कर दीजिए बच्चे, 3 से इसमें कर दीजिए और 3 से इसमें कर दीजिए। देखिए इसे डिवाइड करिएगा तो फिर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, इसमें करिएगा तो 13 आ जाएगा। देखिए बच्चे फिर हम लोग पहुंच गए कहाँ, जो फ्रैक्शन 11/13 था वहां पहुंच गए। तो बच्चे इस बात को एकदम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए ध्यान में रखें
कि सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से या सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करने से उस फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, और जो फ्रैक्शन हमको मिलता है वो उस फ्रैक्शन का क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। तो बच्चे कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो देख लीजिए बच्चे, अगर ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगर यहाँ 2/7 का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो इसको आसानी से लिख लीजिए बच्चे। 2 में हम क्या किए हैं, 2 से ऊपर नीचे कर लिए हैं। अब 2/7 में क्या करें बच्चे, आप 2/7 में 3 से कर लें ऊपर नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो आपका फिर भी क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलेगा। चलिए ये 6 हो गया, ये 21 हो गया। फिर लीजिए बच्चे, अगर 5 लिखना है आपको, 5 लिखना है तो लिखते चलिए, 2 × 4 से ऊपर नीचे कर दीजिए। इसमें आपको क्या होगा बच्चे, 8 और 28। ये देखिए बच्चा आपको सब मिलते जा रहा है, 2/7। अब इसमें का फिर लिखिए, 2 में 5 से ऊपर करिए और 5 से नीचे करिए बच्चे मल्टीप्लाई। आप देखिए 5 × 2 = 10 और 7 × 5 = 35। तो जितना भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखने के लिए बोला जाए किसी फ्रैक्शन का, आप आसानी पूर्वक में बच्चे उसको क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते चला जाएगा। तो बच्चे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी अच्छे तरह से सीख लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे कि फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म देखेंगे कि आखिर कोई फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में है कि नहीं है। तो देखा जाए बच्चे, जैसे एक फ्रैक्शन लीजिए आप 2/7, अब ये फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में है कि नहीं। तो बच्चे कोई फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में होने का क्राइटेरिया पूरा करता है यदि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी 1 के अलावे कॉमन फैक्टर्स नहीं हो बच्चे। तो देख लीजिए 2 और 7 में क्या है बच्चा, 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये लोएस्ट टर्म में है। ये फ्रैक्शन क्या है बच्चे, लोएस्ट टर्म में है। क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 है। ये भी ध्यान रखेंगे बच्चे, अगर दोनों का HCF 1 होगा तो भी वो लोएस्ट टर्म में होगा। उसी बात को घुमाकर किस तरह से बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो भी क्या होगा, वो लोएस्ट टर्म में वो फ्रैक्शन होगा। अब देखिए बच्चे, दूसरा ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए बच्चे 28/14, ये जो फ्रैक्शन है ये लोएस्ट टर्म में है कि नहीं है। तो नहीं है बच्चे, क्योंकि 28 और 14 में 7 जो है एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावे। तो अगर 1 के अलावे कोई भी फैक्टर्स अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का निकल गया किसी भी फ्रैक्शन का, तो उसे हम लोग लोएस्ट टर्म में नहीं बोलेंगे बच्चे। तो ये आपका लोएस्ट टर्म में नहीं है। अगर इसको लोएस्ट टर्म में अगर हमको लाना होगा बच्चे, तो इसका 2 तरीका है लोएस्ट टर्म में लाने का। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकाल लीजिए, और जितना HCF आता है उस HCF से क्या करिए, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, आपका लोएस्ट टर्म चला आएगा। एक तो ये तरीका होगा बच्चे, पहले इसको करके देख लेते हैं। तो 28 और 14 का HCF जो बच्चे होगा वो 7 होगा, क्योंकि 7 ही वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो ये दोनों नंबर को क्या करेगा, पूरा डिवाइड करेगा। और हम लोग HCF को अच्छे तरह से HCF क्या होता है उसके बारे में जान चुके हैं। तो चलिए बच्चे, इसका HCF कितना होगा, 7। तो क्या करिए, 7 से न्यूमरेटर में और 7 से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, आपको इसका लोएस्ट टर्म निकल के चला आएगा। 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14। और देखो बच्चे ये और फिर कट रहा है, इसमें अभी 2 और है इसका, तो इसका 2 और है। इसका मतलब बच्चे कि 28 और 14 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 14 होगा। क्योंकि फिर अभी जब हम HCF से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो जो आएगा वो मेरा लोएस्ट टर्म में आ जाएगा। परंतु देखना बच्चे कि 7 से डिवाइड किए तो मेरा क्या हुआ, लोएस्ट टर्म में नहीं आया। फिर इसमें कॉमन में मेरा 2 कॉमन फैक्टर 4 और 2 में निकल के आ जा रहा है, इसलिए बच्चे यहाँ
अब हम लोग चेक कर लिए कि जो 7 है, 7 क्या है, मेरा जो एचसीएफ है, ये 7 एचसीएफ जो हम लोग लिए ये गलत लिए, तो इसका सही है एचसीएफ कितना होगा, जब एचसीएफ निकालेंगे बच्चे तो 14 होगा। तो यहाँ बच्चे क्या करेंगे, 14 से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 28 और 14 का जो एचसीएफ आएगा वो 14 आएगा बच्चे। चलिए 14 से करिए 28 को तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 14 से करिए 14 को यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, ये आपका 1 आ जाएगा। यही आपका लोएस्ट टर्म हो गया, 2/1 या 2 लिखिए। तो किसी को अगर फ्रैक्शन को हमको लोएस्ट टर्म में लाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालिए और उस एचसीएफ से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप डिवाइड कर दीजिए। डायरेक्ट आपका क्या होगा, लोएस्ट टर्म में उसका फ्रैक्शन निकल के चला आएगा। एक तो ये हुआ बच्चा। दूसरा क्या होगा कि हम लोग डिवाइड करते चले जाते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि वो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर न बच जाए। तो देखिए बच्चे 2 से लगाइए, 2 से कटा, ये आपका कटा 14, 2 से लगाते बच्चे तो यहाँ आपका आ गया 7, यहाँ 2 से लगाया तो आ गया 14, तो फिर 7 से काट दिए बच्चे, ये आ गया 2। देखिए यहाँ 2/1 इसका 2, देखिए लोएस्ट टर्म आपका निकल के चला आया। तो हम छोटा छोटा डिवाइड करके भी इसको कट करके भी हम स्मॉलेस्ट में लोएस्ट टर्म में इसको लिख सकते हैं बच्चे। अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो दोनों का एचसीएफ निकालिए और एचसीएफ से क्या करिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। आपका जो फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या होगा, उस फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म होगा। तो दोनों मेथड आपको मैं बता दिया बच्चे कि आप कैसे लोएस्ट टर्म लिख सकते हैं और कौन सा फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में है और कौन सा लोएस्ट टर्म में नहीं है। अब हम लोग बच्चे इस बात को अच्छी तरह से सीख लिए हैं। तो बच्चे आपको जैसे मैं सिखला रहा हूँ उस तरह से आप अगर मेरा जितना भी क्लासेज है उस क्लासेस को अगर कंटिन्यू आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो बच्चे मैथ्स को हम लोग धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बच्चे एक सलाह दूंगा कि अभी आप लोग ट्रिक या शॉर्टकट के पीछे नहीं जाएं। बच्चे जैसे जैसे आपको मैं मैथ्स सिखला रहा हूँ आप धीरे धीरे सीखते चले जाएं और एक समय आएगा कि हम लोग का बेस बहुत अच्छा हो गया रहेगा। और जब बेस अच्छा हो जाएगा बच्चे, तो उसके बाद फिर आप मैथ्स को जैसे पढ़ाना चाहेंगे, जैसे इसको हैंडल करना चाहेंगे वैसे कर पाएंगे और जितना स्पीड आप सोल्व करना चाहेंगे कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे आप देखते होंगे कि जिस दिन आपको साइकिल चलाने के लिए बोला जाता है बच्चे, तो एक ही बार आप तेज साइकिल नहीं चला लेते हैं, पहले धीरे धीरे चला के बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं। जब साइकिल चलाना सीख लेते हैं बच्चे, तो फिर कहाँ आपको कोई बोलता है कि आप तेज चलाइए या स्लो चलाइए, आप तो खुद स्पीड चलने लगते हैं और आपको कोई नहीं बोलता है कि आप स्पीड चलाइए। तो बस बच्चे मैथ्स में भी यही करना है, पहले हम लोगों को बेस मजबूत कर लेना है बच्चे। एकदम बेसिक हर चीज को जानना है कि आखिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जब इस बात को बच्चे हम अच्छे तरह से जान करके मैथ्स को सीखेंगे, एक समय आएगा कि आपको मैथ्स एकदम आसान लगेगा बच्चे। आपको लगेगा कि मैथ्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बच्चे बेस जैसे जैसे मैं आपको बढ़ाते लेके चला हूँ, अब उसी तरह से बच्चे एकदम सिलसिलेवार ढंग से एकदम कंटिन्यूटी रूप से आप सीखते चले। क्योंकि बच्चे पढ़ाई एक दिन का चीज़ नहीं है कि आप एक वीडियो देख लिए, सर का एक क्लास देख लिए तो आप मैथ्स को अच्छे तरह से सीख लिए। नहीं बच्चे, एकदम धीरे धीरे हम लोग को सीखते जाना है बच्चे। और मैं आपको बोल रखा हूँ कि प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी इस काम में बच्चे परफेक्ट बनेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं बच्चे आपको बोला हूँ कि भारती भवन का स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 बुक ले ले और आर एस अग्रवाल सर का और आर डी सर का क्लास 6 का जो बुक्स आता है उसको ले ले बच्चे और प्रैक्टिस करें। जैसे मैं बता रहा हूँ उस रूल को फॉलो करते हुए आप बच्चे प्रैक्टिस करें। और कोई इस दुनिया में तेज नहीं रहा होता है, यही इसी धरती पे पढ़ करके मेहनत करके वो तेज बनता है। इसलिए बच्चे अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है तो आपको मेहनत करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपका मैथ अच्छा होता चला जाएगा। तो बच्चे हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चे, क्योंकि इसी से हम लोगों को
प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे मैं क्लास लेकर के आता रहूँ। तो इसी के साथ बच्चे मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो गुड बाय बच्चे।